अभी बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, जो क्लास 12th का है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ देखिए यहाँ पर दिया है, हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब पहले एंशियंट के लोग जो थे वो ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम, वो क्या बोलते थे कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ह्यूमर होते हैं। कौन कौन? गुड ह्यूमर, हमारे बॉडी में 2 टाइप के ह्यूमर होते हैं। पहला होते हैं गुड ह्यूमर और दूसरा बैड ह्यूमर। ठीक है, तो गुड ह्यूमर अगर ज़्यादा है बॉडी में तो पर्सन कैसा होगा? हेल्दी होगा। ये एंशियंट लोगों का मानना था। ठीक है, और बैड ह्यूमर यानी पर्सन में अगर ब्लैक बाइल है तो पर्सन को क्या होगा? फीवर होगा। क्या होगा? फीवर होगा। क्या होगा? पर्सन को फीवर होगा। ठीक है, पर्सन को क्या होगा? फीवर होगा। ये पहले के लोग मानते थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। क्यों? उसको इस जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी है, एक थ्योरी था अगर आपको याद हो तो, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये एक पहले की थ्योरी थी। उसको डिस्कार्ड किसने किया? अरे उसको डिस्कार्ड किया किसने? विलियम हार्वी ने। किसने किया? विलियम हार्वी ने। वो क्या किए थे? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए। क्या किए? किसी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मापे थर्मामीटर की वजह से, और पर्सन के पास पहले से था ब्लैक बाइल, और वो डिस्प्रूव किसको किया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन। फिर आपको वही कंफ्यूज करता है, जैसे बोल देगा, क्या बोलेगा कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड किसने किया? तो किसने किया? विलियम हार्वी ने। और डिस्कवरी क्या किए थे? डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये याद रहेगा। और गुड ह्यूमर को भी हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड किए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में बायोलॉजी स्टेट्स दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब अब बाद में मालूम चला, बाद यानी धीरे धीरे, जैसे देखिए बायोलॉजी में धीरे धीरे लोगों ने रिसर्च करते गए, उससे मालूम चलता गया धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या मालूम चलता गया कि बायोलॉजी जो है, क्या जो माइंड जो है इन्फ्लुएंस करता है किसको? न्यूरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है और एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में कंट्रोल करने का 2 सिस्टम है, एक है न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारे, जैसे ही बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है ब्रेन। जैसे ही बोलते हैं नर्वस सिस्टम तो ब्रेन के दिमाग में आता है CNS, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये क्या करता है? पिन पॉइंट काम करता है। जैसे कि समझने के लिए इलेक्ट्रिक वाला होता है, बिजली, उसे समझ सकते हैं न्यूरल सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि हमारे कोई भी रूम में एक परफ्यूम स्प्रे कर दिए या कोई भी एक मोमबत्ती जला दी, तो उससे जो फ्रेगरेंस आ रही है बहुत लोगों के पास, तो वो कैसे आएगी? धीरे धीरे आएगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी, बहुत समय तक रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया एंडोक्राइन। ये पिन पॉइंट नहीं होता है, लेकिन जो न्यूरल सिस्टम है पिन पॉइंट है। अब पिन पॉइंट कैसे है? जैसे कि मान लीजिए बॉडी, जो हमारा ब्रेन हो गया वो क्या होगा? मेन सेंटर हो गया। ठीक है, कंट्रोल करने का। तो उसको समझ लिए कि स्विच है। ठीक है, तो घरों में जैसे कि पंखा होगा, लाइट होगा, तो जब हम लाइट का स्विच ऑन करें तो लाइट का स्विच ही ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि पंखा ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि अगर मान लीजिए पंखा का स्विच हम तुरंत बंद कर दिए, ऑन करके ऑफ करके, ठीक,
तो क्या होगा, पंखा तुरंत बंद होगा, तो वो पिन पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में दो तरह का सिस्टम जो कंट्रोलिंग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, पहला है न्यूरल सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये बोला है आगे, देखिए हेल्थ जो है, हेल्थ इज इफेक्ट, मतलब हेल्थ को कैसे इफेक्ट होता है। जैसे किसी का भी हेल्थ है, जैसे अपना हेल्थ लीजिए, अब हमारे हेल्थ कैसे इफेक्ट होगा, या तो पहला काम हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। किससे, जेनेटिक डिसऑर्डर से। मान लीजिए पर्सन जो डिफिशियंसी पहले से जो माता पिता के थ्रू मिला है उसको, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, अगर वो पहले से, तो बेचारा वो हेल्दी नहीं रहेगा। दूसरा क्या, इन्फेक्शन, मतलब उसको इन्फेक्शन हो चुका, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो उसको भी वो हेल्दी नहीं रहेगा, तो इफेक्ट किया ना जी। उसके बाद क्या है, तीसरा लाइफ स्टाइल, जैसे कि फूड एंड वाटर जो इनटेक कर रहे हैं, रेस्ट कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए आपने खाने पीने पर ध्यान अच्छे से नहीं दिया, खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा कौन सा डिजीज हो सकता है, हाइपरटेंशन। कौन हो सकता है, हाइपरटेंशन। और जैसे हाइपरटेंशन ये हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन। अब जैसे कि मान लीजिए पर्सन ओबीज हो गया, क्या हो गया, वो कभी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, कभी ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया है, ठीक है, तो पर्सन क्या हो गया, ओबेसिटी का शिकार हो गया। जैसे ही ओबेसिटी का शिकार हुआ तो उसके बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो होता है, अब इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 जो होता है वो होता है जेनेटिक, मतलब बेचारा वो बर्न के साथ ही वो आएगा, ऐसा कि वो जो ग्लूकोज है उसको सही डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको पहले से नहीं रहेगा, जीन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी बात करें ओबेसिटी, जैसे कि वो टाइप 2, जैसे कि उसके खान पान से ये डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो उसका बॉडी उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं बनेगा, तो उसको कोई भी डिजीज़ हो सकता है। मसल वेस्टिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है मसल वेस्टिंग। इसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। अब आते हैं आगे, तो जैसे हम लोग हेल्थ को फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं कि हेल्थ, जब भी किसी से पूछो तो कोई बोलता है हेल्थ आपका अच्छा है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन करेंगे हेल्थ को, वो यहाँ पे दिया हुआ है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब ये बोलने चाह रहे हैं कि जो हेल्थ है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब अगर किसी को कुछ रोग नहीं है तो वो हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी को कुछ डिजीज़ हुआ है, ठीक है, तो अगर डिजीज़ हुआ है समझते हैं कि अगर डिजीज़ फ्री है तो इसका मतलब हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार, ये डिफिनेशन किसका है हेल्थ का, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है, देखिए यह डिफाइन किया गया है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, साइकोलॉजी भी अच्छे से होना चाहिए, और सोशल भी, मतलब उसका इकोनॉमी भी होना चाहिए, सोशली उसका बिहेवियर कैसा है, उस पर वो हेल्थ का कंप्लीट डिफाइन होगा कि वो पर्सन हेल्दी है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस से बोल देंगे कि वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। और बात, अगर पर्सन हेल्दी होगा, आगे बढ़ते हैं, अगर पर्सन हेल्दी होगा तो क्या होगा, मोर इफिशिएंट, मतलब वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके ग्रोथ में मतलब ग्रोथ यानी मतलब इकोनॉमी अच्छा होगा। ठीक है, खुशनुमा माहौल रहेगा, सबको अच्छे से केयर कर पाएगा। ठीक है, तो ये हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक,
यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी काम होगा और इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी भी बढ़ेगा उसका, प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गलिविटी ऑफ द पीपल, मतलब अगर हेल्थ अच्छा है तो बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और रिड्यूस इन्फेंट, इन्फेंट यानी देखिए इन्फेंट वो होता है जो 1 ईयर का एज का बच्चा हो, उसको बोलते हैं इन्फेंट, मतलब बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो जो पहले क्या होता था, इंडिया में बहुत इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होते गया, हमारा इकोनॉमी अच्छा होता गया, धीरे धीरे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट घटते गया। और मैटरनल मोर्टलिटी रेट जैसे आजकल चलता है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, मतलब मैटरनल केयर भी देखना है और बच्चे को भी केयर देखना है। ये बहुत सारे सरकार ने स्कीम निकाल चुकी है इसके बारे में, ठीक है। ये हमने किसमें आप पढ़े होंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। किसमें पढ़े होंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अगर आपको ये इस चैप्टर में कन्फ्यूजन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो प्लीज़ बताइएगा, अब इस चैप्टर को पढ़ा देंगे, ठीक है। आपके सजेशन कमेंट में बहुत ही शोर पड़ी है, आप जैसा बोलेंगे वैसे आपको धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ तक पढ़ लिए। देखिए उसके बाद क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आपको हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना है तो बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिजीज जो होते हैं वो विटामिन से कमी से होता है, खान पान की वजह से कमी से होती है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है, कुछ लोगों के प्रोटीन ज़्यादा ले लेंगे, तो नहीं, सबको मेंटेन करके लेना है, ठीक। जैसे ग्रोइंग एज में है, अगर क्या है, ग्रोइंग एज में है, अगर आप ग्रोइंग एज में हैं तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, जैसे बच्चे को ज़्यादा देना पड़ता है। जितना वेट है, अगर मान लीजिए ग्रोइंग एज से ज़्यादा हो गए, आप 30, 25 ऐसे हो गए, तो जितना आपका वेट है उतना ग्राम लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन 20 kg का है, ठीक है, एडल्ट, तो उसको 20 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर ग्रोइंग एज में बच्चा कोई है, क्या है, ग्रोइंग एज में बच्चा है, तो अगर उसका वेट है 50 kg, ठीक है, तो 50 kg है तो उसको 50 ग्राम से अधिक देना पड़ेगा, तब जाके, जैसे कि 70-80 ग्राम देना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा से ग्रो हो पाएगा, ठीक है। चलिए, और योगा भी, योगा से क्या हो सकता है, अचीव किया जाता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वैक्सीनेशन टाइम के टाइम लेना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को आजकल वैक्सीनेशन चलते रहता है, ठीक है। और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जैसे मस्कीटो हो गया, बहुत सारे हैं, मस्कीटो नहीं लेकिन मस्कीटो कॉमन है, कोई भी और चीज़, ठीक है, जो वेक्टर से कंट्रोल होना चाहिए। जैसे डिजीज होता है, मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करना है, अच्छे से फूड लेना है, फूड प्योर लेना है, ऐसा नहीं है कि क्या हो, प्योर ना हो, ठीक है। फूड, वाटर सही होना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसके, जहाँ नहीं समझता तहाँ बोलिएगा। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी आर एडवर्सली अफेक्टेड, जैसे मान लीजिए एक और अधिक से ऑर्गन अगर बॉडी के सिस्टम में इफेक्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे। देखिए, अगर वो बहुत सारे साइन सिम्टम शो कर रहे हैं तो पर्सन कैसा है, हेल्दी नहीं है, उसको हो गया है डिजीज़। तो अब समझते हैं साइन और सिम्टम क्या होता है। साइन और सिम्टम क्या होता है पहले समझते हैं। तो देखिए, साइन क्या होता है, साइन जो है वो डॉक्टर बताएगा आपको, जो डॉक्टर होते हैं वो बताएंगे। और जो सिम्टम होता है, जो सिम्टम्स होता है वो कौन बताएगा, पेशेंट, कि मुझे ये दिक्कत है, जैसे कि मुझे रात को पसीना आ रहा था, चलने में दिक्कत हो रहा है, दर्द कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, कुछ भी मतलब चीज़, पेन हो रहा है या ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये सब चीज़ सिम्टम्स, ठीक है। बहुत सारा बुखार आ रहा है, ये सब चीज़, कि कब बुखार आया था, कब बुखार नहीं आया था, तो ये होता है, ठीक है। तो देखिए, डिजीज़
अगर डिजीज क्लासीफाई करेंगे तो डिजीज क्लासीफाई करेंगे दो तरह का, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट इजीली कर लेता है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस। अगर डेंजरस डिजीज़ के बारे में बात किया है तो एड्स है इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। अगर नॉन इन्फेक्शियस में डेंजरस डिजीज की बात किया जाए तो वो है कैंसर, याद रखिएगा डेंजरस में। लेकिन आज कैंसर क्या क्यूरेबल है, ठीक है। और एड्स भी है, लेकिन अगर सही टाइम पे मालूम चला तो, ठीक है। इसमें वही दिया हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन सफ़र फ्रॉम द समटाइम्स और अदर्स। सम ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक एड्स आर फेटल। Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें मेजर कॉज ऑफ डेथ कौन है? कैंसर है, ठीक है। अब आते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। कौन कौन कॉमन डिजीज है देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ डिजीज इन ह्यूमन। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कल पैथोजन। देखिए पैथोजन अब क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब है। जैसे पैथोजन का आ गया, जैसे मैच द फॉलोइंग में आ गया, एक तरफ लिख दिया पैथोजन, और फिर आपको कन्फ्यूज होगा कि पैथोजन के तो बारे में पढ़े ही नहीं थे यार। तो पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या मिलते हैं? नेक्स्ट पार्ट में। और कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। जो अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो, सजेशन हो कि सर ऐसे बनाइए, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत आगे जाए।